Hello friends, good morning. My name is Mahipal Singh. I welcome you on Guidely YouTube चैनल. सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के हम वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो आपको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, राइट? और आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वो सारे के सारे आ चुके हैं, राइट? तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो कि आज का जो प्रोबेबिलिटी का क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है. अगर आपको वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट? तो आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि आज का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है. सो देखिए, मैं हमेशा एक गाइडेंस आपको मॉर्निंग में देता ही हूँ. देखिए, दूसरा वाला पार्ट है, इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिजायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेलियर. तो जो आपको डर लगता है ना, गुड मॉर्निंग सोनिया, जो आपको डर लगता है ना कि यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो उससे ज्यादा अगर आपका डिजायर फॉर सक्सेस होगा तो आप कभी फेल ही नहीं हो सकते, राइट? ऑल ओके है, ठीक है. सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई जो हमारा अब फेलियर का डर क्यों होता है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन उतनी नहीं होती है, राइट? तो हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमें ये फील ही ना हो कि हम फेल हो सकते हैं. हमेशा ये होना चाहिए कि मैं पास होने वाला हूँ और जितनी मैंने प्रिपरेशन की है वो मोर देन इनफ है, और अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, राइट? दूसरा पार्ट ये है, एक्सप्रेस कोर्स जो है वो आपका 1499 का है. इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और इंडिविजुअल कोर्स जो होता है वो 499 का. और इन दोनों कोर्सेज में क्या होता है, प्लैटिनम मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलता है, राइट? अब दूसरा, इसके लाइव बैचेस भी हैं, क्विजेस भी मिलती हैं आपको, पीडीएफ्स भी मिलता है, वीडियो मॉक टेस्ट, वैलिडिटी लाइफ टाइम, ये सब है. गुड मॉर्निंग कुमार गौरव, गुड मॉर्निंग सत्यम. सो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो. और अगर आपको एक्सप्रेस बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर मेल कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आपको रिप्लाई की जाती हैं, राइट? सो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, उसको आप सॉल्व करिए. आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? तो मैं ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है सो दैट आई कैन चेक कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना आता है, राइट? तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको आता है तो 90% आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं. तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी को पता लग जाए कि आज का जो क्लास है वो स्टार्ट हो गया है, और वीडियो को लाइक कर दें. सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. आपकी जो ये क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, राइट? और जो भी आपका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना. थैंक यू सत्यम, थैंक यू फॉर शेयरिंग. तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, इफ 9 cars आर पार्क्ड इन अ रो, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 5 cars बिटवीन टू पर्टिकुलर कार्स. दो जो पर्टिकुलर कार हैं उनके बीच में 5 कारें हमेशा खड़ी होंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है. अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो ध्यान से देखा होता तो उसमें मैंने एक आपको क्वेश्चन करवाया था कि कुछ डेलीगेट्स हैं ऑफिस के, और रितिका का आंसर 1/3 आया है, ओके? सो कुछ डेलीगेट्स हैं ऑफिस में और उनमें दो ब्रदर्स हैं, उन दो ब्रदर्स के बीच में हमेशा दो लोग बैठे हैं. तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये. तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ठीक है? तो जल्दी से बताइए आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है. एक आंसर रितिका ने अभी दिया है 1/3. सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सबको पता लग जाए कि आज का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है.
आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। सो कह रहा है इफ 9 कार्स आर पार्क्ड इन अ रो। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन को, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, बट और किसी का कोई आंसर आया है तो वो मुझे जरूर बताएं। सत्यम का भी आंसर 1/3 आ रहा है, 3/9 1/3। ओके, सो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या आंसर होगा आपका। राइट, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर जो मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बता रखा है कि भाई मान के चलो दो पर्टिकुलर कार हैं, तो इन कार को मैं नाम दे देता हूं। मान के चलो जो दो पर्टिकुलर कार हैं वो है आपकी ए और बी। मान के चलो ए और बी दो पर्टिकुलर कार हैं। अब वो कह रहा है कि इनके बीच में ना एग्जैक्टली 5 कार खड़ी होनी चाहिए। राइट, तो 1 2 3 4 5, 5 कार हो गई। अब आप देखो कि ये दो कार हैं, ये तो पहले से ही डिसाइडेड है कि ये पर्टिकुलर कार कौन सी है, तो ये पर्टिकुलर कार है। अब आपके पास टोटल जो कार थी वो कितनी थी, 9 थी। 9 में से कितने बच गए, अभी 7 बच गए ना, क्योंकि दो तो आपकी ऑलरेडी यहाँ खड़ी हो गई हैं, और इनके बीच में कोई 5 आनी चाहिए। तो इन 7 में से ही तो कोई 5 आएंगी, तो 7 में से 5 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो गया, 7C5 होता है ना। अब इन ये जो 5 कार होंगी, मान के चलो ये C1 C2 C3 और C4 और C5, ये 5 कार हैं, तो ये आपस में अपनी जगहों को सफल तो कर सकती हैं, तो इंटू 5 फैक्टोरियल भी होगा। राइट, इंटू 5 फैक्टोरियल होगा, क्यों होगा वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये आपस में अरेंज कर सकती हैं। राइट, अब देखो आपको ये तो नहीं बोला गया कि ये पर्टिकुलर कार ए वाली इधर ही रहेगी और बी वाली इधर ही रहेगी, ये दोनों भी आपस में सफल कर सकती हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी मैं फेवरेबल आउटकम निकाल रहा हूं आपके लिए, फेवरेबल आउटकम निकाल रहा हूं, फिर टोटल आउटकम तो सीधा सीधा 9 फैक्टोरियल होगा अगर कोई कंडीशन नहीं लगी होगी तो। राइट, अब देखिए कि आपका ये 7 का एक पर्टिकुलर ग्रुप बन गया है। अब आप इसको क्या करो, ग्रुप अज्यूम कर लो कि भाई ये जो ए और बी के बीच में ये 5 कारें थी, 1 2 3 4 5, इन 7 का एक ग्रुप बन गया, ये हमेशा साथ में रहेगा। और बाकी कितने, दो कार बची, दो कार बची ना, तो बाकी जो कार हैं उनको इधर रख दो। जैसे मान के चलो वो C8 और C9 कार बच गया है, 7 का एक ग्रुप बन गया। जब आप ग्रुप बन जाता है तो इसको 1 अज्यूम कर लेते हैं, और ये तो आपकी अलग अलग दो हैं, तो अब ये 3 कार हो गई ना आपकी। तो 3 कारों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल। मतलब ग्रुप को तो आप, जो चीजें हमेशा साथ में आएंगी, ये वाला जो पार्ट था, ये ग्रुप कितने तरीके से बन सकता है, तो ग्रुप कितने तरीके से बन सकता है, ए और बी को फिक्स किया, फिर सात में से कोई 5 का सिलेक्शन किया, 5 वो आपस में अरेंज हो सकती हैं और ये दो आपस में भी अरेंज हो सकती हैं। तो ये तो हो गया कि ग्रुप कितने तरीके से बनेगा। राइट, अब इस ग्रुप को हमने 1 अज्यूम कर लिया क्योंकि इसको हमेशा साथ में रहना है, और बाकी दो अलग आएंगे, तो ये दो अलग हो गए, और ग्रुप को 1 अज्यूम कर लिया, तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो ये आपका आ गया फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में क्या आने वाला है आपको, 9 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या आने वाला है, 9 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक ही समझ में आना चाहिए। बाकी दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, वो और भी आसान हो सकता है, बट अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको वो समझने में दिक्कत नहीं होगी। इतना पार्ट क्लियर है सभी लोगों को, यस या नो मुझे बता देना। तो आपको बस इसको सॉल्व करना है। तो अब आप देखिए कि 7C5 है, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा, 7C5 को सॉल्व करने का आसान तरीका, दो फैक्टोरियल, अरे ये 3 फैक्टोरियल जो लिखा है तुषार, ये जो 3 फैक्टोरियल लिखा है इसमें ऑलरेडी ये दोनों इंक्लूड हो गई ना, इनको अलग से क्यों करेंगे फिर, जब ये ऑलरेडी हमने 3 फैक्टोरियल में काउंट की हैं, ये काउंट नहीं की होती तो अलग से करना पड़ता ना, तो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। ठीक है, अच्छा बाकी लोग जहर खाने गए हुए चलो कोई नहीं, सबको जो खाना है खाने दो।
सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। इतना क्लियर है? तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7c5 जो होता है वो किसके बराबर होगा? 7c2 के बराबर होगा ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो अगर यहां पर रख दें तो ये दोनों बराबर होते हैं। और 7c2 आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि 7 गुणा 6/2 होगा तो 21 आएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या बनने वाला है? 21 × 5 फैक्टोरियल इंटू 2 और इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया आपके पास? 9 फैक्टोरियल। अब आप देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 21 को लिख सकते हैं 7 × 3। अगर 5 फैक्टोरियल में ये 6 नहीं, फैक्टोरियल नहीं है, 6 है, तो ये 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दें 5 फैक्टोरियल में तो ये 7 फैक्टोरियल इंटू क्या बन जाएगा? 2 × 3 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल। राइट, अब आप देखिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट हो जाएगा तो 2/3 अपॉन में क्या जाएगा? 9 × 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बार और ये 3 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/12। आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ, ए बी पहले से ही सेट हो चुके थे और ए बी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे हम? 2 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि ये आपस में ही वैल्यू आपस में ही सफल कर सकते हैं। ये दो कार जो हैं वो आपस में ही सफल कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आंसर क्या है? 1/12। अब देखिए एक लॉजिकल वे बताता हूं आपको, एक लॉजिकल वे बताता हूं इसको सॉल्व करने का। मान के चलो आपने ये दो पर्टिकुलर कार ए और बी को आपने यहां लगा लिया, ए और बी को आपने यहां लगा लिया, तो इसके बीच में 5 कार और भी आएंगी, 1 2 3 4 5। तो इनको नंबर लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास दो कारें बची हुई हैं, केवल दो कार बची हुई हैं, 8 नंबर वाली और 9 नंबर वाली। तो हमने कहा कि अगर 1 से लेके 7 आएंगी तो भी ये आपका जो ये पार्ट है ये मेंटेन रहेगा ना, कि दो कारों के बीच में, ये दो पर्टिकुलर कार ए और बी हैं, इनके बीच में 5 कारें अभी भी खड़ी हुई हैं। राइट, लॉजिकल वे बता रहा हूं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें फिर। तो अब आप ये भी तो कर सकते थे भाई, ये भी हो सकता था कि ये 2 से लेके 8 नंबर वाली होती, 2 से लेके 8 होती तो भी इनके बीच में 5 कारें खड़ी होती। अगर ये 3 से लेके 9 के बीच में होती तो भी कारें खड़ी होती। तो ये तीन ही तरीके हैं ऐसे खड़े होने के, तीन ही तरीके हैं ऐसे खड़े होने के। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है। 7 फैक्टोरियल ऐसे आया था भाई कि आपने लिखा था ना कि 21 × 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही तो था, अपॉन में 9 फैक्टोरियल था। तो 7 × 3 लिख सकते हैं 21 को, और 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रखा, ये इंटू 2 इंटू 6। अगर 5 फैक्टोरियल में मैं 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? ये 7 फैक्टोरियल तो ही बनेगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके से ही हो सकता है, तो ये तीन तरीके से ही हो सकता है, तो इंटू 3 आ जाएगा इंटू। अब ये जो दो कार बची हैं 8 और 9, ये कितने तरीके से सफल हो सकती हैं? 2 फैक्टोरियल वेज में। और ये 7 गाड़ियां कितने तरीके से सफल हो सकती थी? तो ये सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते थे। अगर लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये लॉजिकली कैसे होगा, ये इतना समझ में आना चाहिए। अदरवाइज मैंने दूसरा तरीका बताया, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, क्योंकि वो तरीका आप पर्टिकुलरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज कर चुके हैं। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता था, दोनों से सेम आंसर आता है और दोनों ही लॉजिकली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, 2019। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जो लोग थोड़ा बाद में आए वो पहला क्वेश्चन जरूर देखें, आपकी सारी क्लियर हो जाएगी कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना आता है। ये क्वेश्चन आसान है आपका, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। So box has 60 balls. There are 27 blue balls and some black and red. If two balls are picked up from box without replacement, then the probability of first ball being blue and second ball being black is 9/59. So पूछ रहा है find the number of red balls in the box.
किसी का जिसका भी आंसर आता है ना, देखिए आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं ना, ये सब मेंस लेवल के एग्जाम के हैं। दैट मींस प्री वाला पार्ट मैं पहले 2 क्लासेस में कवर कर चुका हूं। अब कभी भी भरोसा ये नहीं होता ना कि प्री वाला मेंस वाला क्वेश्चन भी प्री में आ सकता है, क्योंकि 80% तो आसानी पार्ट होता है ना, 80% तो इजी टू मीडियम ही क्वेश्चंस आते हैं। प्रियंका का आंसर 13 आ गया है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आसान था, इसमें कोई डाउट नहीं है। कह रहा है कि बॉक्स में ना 60 बॉल है, बॉक्स में 60 बॉल है, 27 ब्लू हैं। और किसी का कोई आंसर आया तो बताइए। सभी लोग एक बार ना वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो, सो दैट सभी को पता लग जाए। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। बोल रहा है कि ब्लू बॉल जो थी आपकी, वो ब्लू बॉल थी 27। तो बाकी की जो बॉल है, अब आपको क्या बोल रहा है, इफ द बॉल्स आर पिक्ड अप from the box without replacement, then the probability first being blue and second being black। तो मान के चलो आपके पास ब्लू है और कुछ बॉल ब्लैक थी, तो ब्लैक को हम x मान लेते हैं, राइट, ब्लैक को x मान लेते हैं। देन और रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, रेड तो आपकी क्या हो जाएंगी, 33 माइनस एक्स हो जाएंगी ना, क्योंकि टोटल मिला के तो आपकी 60 बॉल थी। तो 60 में से 27 तो ये निकाल दिए, बचे कितने, टोटल टोटल मिला के 33 होने वाला था, ये हमने मान लिया। अब कह रहा है कि पहली बॉल ब्लू होगी तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 27/60 ही तो होगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब बॉल एक्स ब्लैक आनी है तो उसके नीचे तो ये 59 आएगा, क्योंकि एक कम हो चुकी होगी। और इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको 9/59 दे रखा था। तो देखो 59 से 59 कैंसिल आउट हो गया, 9 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 20 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 20 सीधे सीधे आ गया। अब आपसे केवल ये पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बॉक्स। तो x की वैल्यू अगर 20 आ गई है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 13। तो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि मेंस में भी उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बट ये क्वेश्चन जो आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछा गया है, ये आपका मतलब आपको एक्चुअल में एलआरडीआई बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। मतलब इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी लगेगा, दिमाग लगेगा, केसेस बनेंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ, प्रिया का आंसर 13 आया था। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 13 था, वो सब लोगों ने कर लिया था, आप लोगों ने। ये क्वेश्चन जो करेगा ना, उसको प्रोबेबिलिटी ढंग से आता है। प्रोबेबिलिटी इतना अच्छे से आता है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आप प्रोबेबिलिटी में कहीं अटकने वाले नहीं हैं। तो मानस हैज 15 ब्लू पिंक एंड व्हाइट बॉल्स इन हिज बैग। मतलब क्या हो गया कि 15 जो बॉल है ना, ये 15 जो बॉल हैं वो टोटल मिला के हैं, ब्लू पिंक और व्हाइट टोटल मिला के हैं। ऐसा मत सोचना कि केवल और केवल 15 जो हैं वो ब्लू बॉल हैं, बाकी पिंक और व्हाइट का पता नहीं है। इसीलिए साथ में दे रखा है मानस हैज 15 ब्लू पिंक एंड व्हाइट बॉल्स इन हिज बैग। दैट मीन्स टोटल ब्लू पिंक और व्हाइट सब मिला के 15 हैं। बाकी आप क्वेश्चन को फिर बोल रहा है आपसे, द नंबर ऑफ ईच बॉल इज डिफरेंट इन बैग। तो नंबर ऑफ ईच बॉल्स मतलब ब्लू बॉल का नंबर डिफरेंट होगा, पिंक बॉल का नंबर डिफरेंट होगा, व्हाइट बॉल मतलब सब ऐसे नहीं हो सकता कि 5 ब्लू हैं, 5 पिंक हैं, 5 व्हाइट हैं, ऐसे नहीं, सबका नंबर जो है वो अलग अलग है। और डिफरेंस बिटवीन ब्लू टू पिंक इज सेम एज पिंक टू व्हाइट। सबसे मजेदार जो लाइन है जहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो ये है, probability of selecting one white ball from the bag is greater than 0.2। कि एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0.2 से बड़ी होगी। सो आपसे पूछा है देन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग कैन बी। तो नंबर अब इन इन ऑप्शंस में से बताना है कि व्हाइट बॉल कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं। तो फिर आपको इनमें से ऑप्शन देना है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके इसमें से सूटेबल है।
गुड मॉर्निंग रविशा। सो ये आईबीपीएस पीओ मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। तो पीओ मेंस में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे डिफिकल्ट इस पूरे चैप्टर में था। मतलब आईबीपीएस पीओ मेन में जो क्वेश्चन आया था वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही था। इसमें पार्ट्स भी थे, एक एक या दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसमें पार्ट्स में पूछा गया था। किसी का कोई आंसर आता है तो वो जल्दी से मुझे बताइए। स्नेहा ने आंसर दिया है 457। ओके, देखो स्नेहा ने जो आंसर दिया है थोड़ा सा उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। बाकी इसने सही बोला कि भाई ग्रेटर देन 3 तो होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ने आंसर दिया है, बंसल्स वर्ल्ड ने आंसर दिया है, दैट इज बी, दैट इज मतलब ओनली बी डी ई। बी डी का मतलब हो गया 4, 7 और 9। ओके, तो ये क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं ब्लू बॉल को मान लेता हूं बी बॉल है, ब्लू बॉल बी है, और पिंक बॉल पी है, और व्हाइट बॉल डब्लू है। और टोटल मिला के ये सब कितनी है कि ब्लू प्लस पिंक प्लस व्हाइट, टोटल मिला के आपको 15 बॉल्स दे रखी हैं। इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? अब आप देखो कि यहां पर सबसे पहले जो पार्ट दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.2। तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं ना कि व्हाइट बॉल मतलब व्हाइट बॉल अगर निकालेंगे और नीचे टोटल लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, बी प्लस पी प्लस डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.2। तो ये जो वैल्यू होगी वो 0.2 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/5 से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, सो ये एक बार आप चेक कर लें। तो ये वाला पार्ट रहेगा। अब आपने क्या करना है, देखो आपको एक और पार्ट दे रखा था कि ब्लू और पिंक का जो डिफरेंस है नंबर ऑफ बॉल्स का, वही पिंक और व्हाइट का भी डिफरेंस है। तो अगर आप ऐसे ध्यान से देखेंगे ना, तो 2p इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू आ रहा है कि 2p इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए कि यहां पर आप इसको ये भी लिख सकते हो ना कि p प्लस डब्ल्यू को आप ये जो b प्लस डब्ल्यू है इसको 2p लिख सकते हैं, तो w अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 3p, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आप ये भी लिख सकते हो कि भाई जो आपके पास 5w होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3p, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बस एक लाइन में अब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब भाई यहां पर ये जो टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है ना, तो p का वैल्यू तो 5 ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हम ये लिख लेते हैं कि आपके जो व्हाइट बॉल्स हैं वो, देखो ब्लू बॉल कितने होंगे और पिंक बॉल कितने होंगे और व्हाइट बॉल कितने होंगे, उसकी सिचुएशन लिख लेते हैं, ये कितने कितने हो सकते हैं, राइट? सारी सिचुएशन लिख लेते हैं। अब देखो पिंक, यहां पर तो ये टोटल तो 15 होना चाहिए ना, ये टोटल 15 होना चाहिए, तो पी का वैल्यू तो हमारा फिक्स है कि भाई पी का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, 5 ही रहेगा जितने भी केसेस बनने वाले हैं। तो यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू 3 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, W की वैल्यू 3 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, राइट? तो W की वैल्यू आपको 3 से तो ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो ये 4 हो सकता है। अगर ये 4 होगा तो आपका ये टोटल मिला के सब कितने हैं, टोटल मिला के कितना है, टोटल तो आपका 15 है। तो देखो केसेस आपको बस चेक करने थे कि भाई इस सिचुएशन में आपकी व्हाइट बॉल्स जो हैं वो व्हाइट बॉल हमेशा क्या होंगी, वो 4 से ज्यादा आएंगी, राइट? इतना आपको समझ में आ गया था, क्वेश्चन रीड करते ही पता लग गया होगा कि अगर ये आपका पार्ट है, व्हाइट बॉल जो है वो 4 से हमेशा ज्यादा ही होगा, और ये फिक्स होने वाला था कि ये 5 ही होंगी। इतना पार्ट समझ में आ रहा है? तो
तो अब आप यहाँ पर देखो कि टोटल मिला के अगर आपके पास ये 9 यहाँ पर हो गया है तो ये कितना होगा 6। अगर मैं व्हाइट बॉल यहाँ पर 5 कर देता हूं तो ये भी 5 हो जाएगा। अगर ये मैंने 5 कर दिया है तो देखो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो आपको बोला गया था ना कि नंबर ऑफ ईच बॉल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट बैग, तो ये डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए था, तो ये केस पॉसिबल नहीं था। अगर मैं इसको 6 कर लेता हूं तो ये कितना हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको 7 कर लेता हूं तो 7 और 12 इधर हो गए तो ये 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको 8 कर लेता हूं, अगर मैं इसको 8 कर लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको 9 कर लेता हूं तो ये वाला पार्ट ही तो 5 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। राइट, इतना पार्ट क्लियर है? इतना पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? सो देखिए यहां पर कितने केसेस बने, एक केस ये पॉसिबल नहीं है। अब व्हाइट 4 भी हो सकती थी, 6 7 8 9। तो आपको क्या क्या दे रखा था, 4 दे रखा था, 7 दे रखा था और 9 दे रखा था, ये 5 पॉसिबल नहीं था। तो जो आंसर आपने बी दिया है ना, दैट इज वेरी करेक्ट। तो आपको बस चेक करना था और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए था कि यहां पर देखो 2p इज इक्वल टू बी, तो दैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। दैट मीन्स क्या हो गया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। दैट मीन्स अगर यहां पर इन दोनों में डिफरेंस 2 था तो इधर भी 2 होना चाहिए था, इधर अगर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए था, इधर अगर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए था। बाकी आगे पॉसिबल नहीं था। राइट, तो आसान क्वेश्चन था बट कंडीशनल क्वेश्चन था कि क्या क्या पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अब करना आना चाहिए। ये देखिए, ये आपका आईबीपीएस पीओ आई थिंक 2016 में आया था ऐसा क्वेश्चन, हाँ लिखा हुआ है मैंने, 2016 का क्वेश्चन है। सर पिंक कैसे फिक्स हुआ, तो मैं बता देता हूं आपको पिंक कैसे फिक्स हुआ। देखिए आपको ये बोला गया था, आपने ये तो निकाल लिया था ना कि b माइनस पी इज इक्वल टू पी माइनस डब्ल्यू, तो 2p इज इक्वल टू क्या आ रहा था आपके पास, b प्लस डब्ल्यू आ रहा था, b प्लस डब्ल्यू आ रहा था। हाँ डिफरेंस है, तो b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2p आ रहा था। तो यहां पर हमने कहा कि व्हाइट बॉल्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो b प्लस डब्ल्यू की जगह हम 2p रख सकते थे, तो नीचे 3p आ गया। अब देखिए जो टोटल वैल्यू है 3p की वैल्यू तो आपकी टोटल फिक्स थी ना 15, ये टोटली तो होता है, तो वो 15 फिक्स था, इसलिए ये p हमेशा फिक्स रहेगा 5, इसलिए फिक्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये पीओ 2016 का क्वेश्चन है। आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। सो इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। अब आप अपने उन फ्रेंड्स को बुलाइए कि जो चाहते थे कि भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएं। राइट, तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, आप हर एग्जाम में देखेंगे तो ऐसा एक या दो ही क्वेश्चन आया है ना। दैट मीन्स क्या होता है कि आपके एग्जाम में 80 टू 85% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी टू मीडियम होते हैं। इसलिए आपको 85% जो फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए इजी टू मीडियम क्वेश्चंस पर, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ के भी आएंगे एग्जाम में, और डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कोई अटेम्प्ट भी नहीं करता ना एग्जाम में, और आप प्रैक्टिस पूरे टाइम किसकी करते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, इसीलिए आप फेल हो जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि आप फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस ही उन 15% क्वेश्चन पर होता है जो आप एग्जाम में तो कभी वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एंड दिस इज द रियलिटी, ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको पास होना है ना तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है कि मैंने भाई इजी टू मीडियम का इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि मैं 20-20 25-25 सेकंड में इजी टू मीडियम को उड़ा देता हूँ, राइट, खत्म कर देता हूँ, क्वेश्चन एकदम आसान हो जाते हैं मेरे लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फोकस करिए इन पर कि आपको और ज्यादा स्कोर लाना है। लेकिन इजी टू मीडियम आता नहीं है, फोकस है हमारा इस 15% पर, तो 15% से तो आपका एग्जाम पास नहीं होगा। सो यही एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतने दिनों से। क्योंकि आप उन 15%
क्वेश्चंस के लिए ना पागल हो जाते हैं, और पागल आदमी क्या कभी एग्जाम पास करता है? उसके पीछे ऐसे भाग भाग लेते हैं, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है उनको उन 15% को देखते ही, क्यों यही करना है अब तो मेरे को। अबे क्यों करना है यार? आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। दो क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन आए थे इसके, ये एक ही सेट में। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, इफ ऑल द balls आर नंबर्ड starting from 1 2 3 and so on, then what is the probability of selecting one ball which is numbered as a multiple of 3 or 5? टोटल बॉल्स 28 आ गई, वेरी गुड। फर्स्ट का आंसर 1/2 आ रहा है, वेरी गुड। सेकंड का आंसर बताइए। हाँ, टोटल बॉल्स 28 निकाल लिया आपने, अब आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, राइट? चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो अब छोटे फॉर्म में देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। तो देखिए आपके पास जो दे रखा था, अ बॉक्स हैज 3 टाइप ऑफ बॉल्स, अ बॉक्स हैज 3 टाइप ऑफ बॉल्स, ये वाला पार्ट है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन ब्लू बॉल आउट ऑफ द टोटल बॉल्स इज 2/7। देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इन बैग इज 6, और व्हाइट बॉल्स का नंबर आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो देखिए, आप रेड को आर मान लें, और आपके पास व्हाइट बॉल तो 6 दे ही रखी हैं। क्या क्या थी? ब्लू बॉल थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल। तो ब्लू बॉल को बी मान लिया, और ये रेड को आर मान लिया, और व्हाइट बॉल तो आपको 6 दे ही रखी हैं। तो अब एक एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। तो मैंने कहा कि रेड बॉल प्रोबेबिलिटी है तो बी प्लस आर प्लस 6, ये आपको दे रखा है 1/2। दूसरा पार्ट आपको क्या दे रखा है? probability of selecting one blue ball out of the total balls is 2/7, और एक ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखा है। तो b प्लस आर प्लस 6 = 2/7 दे रखा है, राइट? 1 का 3/7 आ रहा है। देखते हैं 3/7 आ रहा है, या हो सकता है नन ऑफ दीज आंसर हो, चेक कर लेंगे। दिनेश वो ऐड होती है, हो सकता है उसमें टाइम लगा हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक क्लास ऐड नहीं हुई क्या? आज तक क्लासेस ऐड हो रही है ना, उसमें हो सकता है आपको टाइम लग गया हो। उसमें ये हो सकता है कि भाई कल वाली क्लास अभी तक ना हुई हो, शाम तक अपलोड हो जाएगी, उसमें टेंशन क्यों लेनी है? ज्यादा टेंशन नहीं लो, वो ऐड हो जाएगी। सो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखो, यहाँ पर ये भी टोटल है और ये भी टोटल है। तो आपके पास ये वाला जो पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट का ए आ रहा है आपका 13/28। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर आने वाले हैं, क्या नहीं आने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार ध्यान दे लो यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, इस वाले पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा? 2r = b+r+6, राइट? तो r की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, वो आ जाएगी b+6। ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। तो r की वैल्यू अगर b+6 आ जाएगी, तो b+6 की जगह आप क्या पुट कर दोगे? b+6 की जगह r पुट कर दोगे, तो ये वाला पार्ट आपके पास बन जाएगा b/2r = 2/7। और यहां से आपको ये वाला पार्ट मिलेगा कि b/r, ब्लू और रेड का जो रेशियो है वो 4/7 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ब्लू और रेड का जो ये 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां से आप
डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, वो मैं समझ गया। डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, वो मैं समझ रहा हूं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 14 ही तो होगा। तो फिर भी नहीं आएगा। तो उससे आपको ये b बाई आर का जो रेशियो है वो निकालना पड़ेगा। तो b बाई आर का रेशियो क्या निकलेगा आपका, कि जब आपके पास ये 4 आ जाएंगी, ये 4 आएगा और ये 7 आएगा, राइट, और ये 6 होगा, तो ये आपका रेशियो के अकॉर्डिंग ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर मैं b की वैल्यू 4 रखता हूं और r की वैल्यू 7 रखता हूं, तो ये पॉसिबल है क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये 8 रखना पड़ेगा और ये 14 रखना पड़ेगा, तो यहां से आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो टोटल वैल्यूज आपकी क्या आ गई, कि भाई b जो है आपका, ब्लू बॉल्स जो है वो 8 आएंगी, रेड बॉल्स जो है वो 14 आएंगी, और व्हाइट बॉल आपको 6 दे ही रखा है। तो ये इस रेशियो से पता लगेगा, ऐसे ही नहीं आएगा कि भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप 14 से थोड़े मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। विदाउट रेशियो आप कैसे कर रहे हो, विदाउट रेशियो इंटू 7 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 7/14, और इंटू 2 करोगे तो ये 4/14, तो बराबर तो हो गया ना, बराबर तो हो गया। समझ में आ रहा है? तो आप रेशियो निकालोगे, 4/7 से ये वैल्यूज पुट नहीं हो रही हैं, तो रेशियो से बेटर होगा। समझ में आ गया? तो अगर आप हिट एंड ट्रायल से करना चाहते हो, हिट एंड ट्रायल से करना चाहते हो, तो वो एक अलग बात है कि आपका आ गया होगा पहली बार में, राइट। तो इस तरीके से करेंगे तो और बेटर तरीके से आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, टोटल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप रेशियो से आराम से कर पाते, ये जो मुझे लग रहा है, राइट। अब आप देखिए कि इफ ऑल बॉल्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आपके पास टोटल बॉल कितनी आ गई, 28 आ गई ना। तो एक से लेके 28 तक सारी बॉल लिखी हुई हैं, रखी हुई हैं, और उसको कौन से मल्टीपल, या तो तीन तीन का मल्टीपल, या तो पांच का मल्टीपल, या तो तीन का मल्टीपल, या तो पांच का मल्टीपल चाहिए। तो तीन के मल्टीपल यहां तक कितने मिलेंगे, तीन के मल्टीपल मिलेंगे 9, और पांच के मल्टीपल कितने मिलेंगे, 5, और इन दोनों का एक मल्टीपल मिलेगा जो आपको माइनस करना पड़ेगा, अपॉन में 28 आएगा। तो आपके पास आंसर जो आएगा यहाँ पर 1/2। तो पहले का जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। सो देखिए यहाँ पर जो मैंने, यहाँ पर सी ऑप्शन है, यहाँ पर भी ये वाला, ये 1 नहीं लिखा हुआ, ये 1/2 होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ठीक है, अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं कि आपको ये तो पता लग गया कि रेड आपकी कितनी आई थी, 14, और ब्लू आई थी 6, और आपके पास व्हाइट ने, ये ब्लू आई थी 8 और व्हाइट दे रखी थी 6। अब आपको कह रहा है कि टू बॉल्स आर टेकन फ्रॉम ईच बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू बॉल्स ऑफ सेम कलर। तो सेम कलर की बॉल निकालनी है, तो क्या आएगा, या तो 14C2 होना चाहिए, या तो 8C2 होना चाहिए, या तो 6C2 होना चाहिए, और टोटल क्या है, 28C2, यही तो होगा। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है। तो केवल सॉल्व करना है, तो देखो अगर 14C2 है, तो ये क्या होता है, 7 इंटू 13 तो 91 आ जाएगा, प्लस ये आएगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 तो 28 आएगा, और 6C2 क्या होता है, 15 आ जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या आने वाला है आपके पास, ये आएगा आपके पास 28 इंटू 27, 28 इंटू 27 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 14 इंटू 27 आने वाला है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, इतनी कैलकुलेशन आपको फास्ट आनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशन आपको फास्ट आनी चाहिए। तो अब आप देखिए, इसको ऐड कर लो, ये कितना हो गया, 43 हो गया ना। 43 को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको 134 मिल रहा होगा, राइट। तो 134 डिवाइड बाई 14 इंटू 27, तो ये 67 टाइम्स कट जाएगा, और ये 7, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 67,189, डी ऑप्शन आएगा। तो किसी एक बंदे ने आंसर दिया भी था, प्रियंका ने आंसर दिया था डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको, ये एकदम नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आप लॉजिकली भी क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है आपको। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 27 इंटू 7 क्या होता है, 189 होता है, ऊपर 67 आएगा, तो बड़े आराम से।
9 + 5 - 1, एक सेकंड में देख रहा हूं, एक सेकंड में चेक कर रहा हूं, एक सेकंड में चेक कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है, एक सेकंड चेक कर लेता हूं मैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका, 3 और 5। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 5 - 1/28 आएगा ना, 28। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, 1/2 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हाँ ये 14, 14 - 1, 14 - 1 क्या आ रहा है आपके पास, 13 आएगा, राइट। हाँ 13 आएगा, 13/28। तो आपका आंसर जो अब हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। वो आपका 9 + 5 14 -1/28, तो आंसर क्या आएगा, 13/28 आएगा। ये आप चेक कर लेना, एकदम सही है बंसल, ठीक है। हाँ नन ऑफ दीज आएगा, वो मुझे समझ में आ गया, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। हाँ नन ऑफ दीज आएगा आंसर, वेरी गुड। तो ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करने हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा कई बार होता है, बोर्ड पर भी मेरे से कई बार ऐसा हो जाता है, राइट। सो आपका जो आंसर आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा। बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। अब आपको नए नए मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूं, तो आपको सीखना है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम यूनिक हैं और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि मेंस में भी अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं तो इतने डिफिकल्ट नहीं है जितने आप समझ लेते हैं। तो मेंस लेवल की प्रिपरेशन भी आप कर रहे हो ना, और ये मैं आपको छांट छांट के क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सारे ही इसी लेवल के आते हैं। ये क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना आप। ये क्वेश्चंस मैं जो आपको बता रहा हूं और आपके लिए लेके आ रहा हूं क्लासेस में, ये सेलेक्टिव क्वेश्चन है और सेलेक्टिव क्वेश्चन है। सो स्नेहा ने आंसर दिया है 5/36, ओके। और किसी का कोई आंसर आ रहा है तो बताइए। आई होप आपने ऐसे क्वेश्चन कभी किए होंगे, बट नहीं किए हैं तो आप आज आप सीख लेंगे। सो कह रहा है कि देयर आर टू फ्रेंड्स मानस एंड नमन, they are playing a game consisting of dice. In that game both can throw a dice alternatively. If 5 appears on throwing a dice first, then that person is said to be the winner. To find the probability that Manas will always wins the game if Naman start the game. तो आपको ये भी दे रखा है कि स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है आपका नमन, राइट। तो पहले नमन डाइस फेंकेगा, फिर मानस डाइस फेंकेगा, फिर नमन फेंकेगा, फिर मानस फेंकेगा, फिर नमन फेंकेगा। तो ऐसे वो, और क्या बोल रहा है कि हमेशा गेम कौन जीतना चाहिए, मानस विल ऑलवेज विन द गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। और आपको ये भी नहीं बताया गया कि डाइस कितनी बार फेंका गया, या इन दोनों ने कितनी कितनी बार इंडिविजुअली डाइस फेंका है। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बनने वाला है। कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूं कि स्टार्ट किसने किया, नमन ने स्टार्ट किया, और जीतने वाला कौन है, मानस। तो ऐसा हो सकता है कि इसको 5 ना मिले और इसको 5 मिल जाए, क्योंकि मैं क्योंकि हमें मानस को हमेशा जिताना है, इसलिए नमन हमेशा हारता रहेगा। यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है कि जिसको हराना है उसको कभी जिता नहीं सकते। तो अब मानस को जिताना है, तो या ऐसा हो सकता है कि भाई नमन को 5 ना आए और मानस पहली बार फेंके और आ जाए।
राइट। अब आपके पास क्या होगा, दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है कि मानस का, नमन का 5 यहां ना आए, मानस का भी ना आए, और नमन का फिर से ना आए लेकिन मानस का यहां आ जाए, तो ऐसे जीत जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई तीन तीन बार फेंका हो इन्होंने, नमन ने, मानस ने, फिर नमन और फिर मानस, फिर नमन और फिर मानस, तो यहां पर ये वाला पार्ट 5 ना आया हो लेकिन यहां पर मिल जाए। तो ऐसे ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो देखो, अब किसी भी डाइस पर अगर 5 आना है, तो डाइस पर टोटल मिला के, टोटल टोटल क्या होता है डाइस पर, 1 to 6 होता है ना, तो टोटल सैंपल स्पेसेस 6 होते हैं। तो डाइस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होगा, 1/6 ही तो होगा। तो नमन को 5 नहीं आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6, और नमन को 5 आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अगर आपसे ये बोला गया होता कि पहले ही अटेम्प्ट में मानस जीत गया है, तो प्रोबेबिलिटी ये आता, आपको ऐसा तो दिया नहीं गया, और ये भी नहीं दिया गया कि दूसरे अटेम्प्ट में जीता है या तीसरे अटेम्प्ट में, आपको बोला गया ये हमेशा जीतना चाहिए। दैट मीन्स ये इनफाइनाइट जीपी बनने वाला है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये 5/6 आएगा, और ये भी 5/6 आएगा क्योंकि दोनों हार रहे हैं। यहाँ पर भी 5/6 आएगा, बट अब मानस जीत गया, तो इस केस में भी मानस जीतेगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि मान मान के चलो कि ये टर्म आपका ए है। जीपी आपने देखा होगा, जीपी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। मैं अलग कलर से बता देता हूं। तो जीपी का पहला टर्म ए है, तो दूसरा टर्म क्या होता है, ए इंटू आर। तीसरा टर्म क्या होता है, ए इंटू आर स्क्वायर। चौथा टर्म क्या होता है, ए इंटू आर क्यूब। ऐसे बढ़ता जाता है, और ये इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी का जो समेशन होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 - आर। राइट, ए अपॉन 1 - आर। तो ए क्या होता है, तो ए की वैल्यू तो ये आ गई ए। अब देखो यहां पर, आप देखो कि ये वाला पार्ट क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है, ये आर की वैल्यू बोल सकते हैं, और ये आपका क्या है, ए है। अब दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरा टर्म आएगा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। तो ये आपका ए है, राइट, और ये आपका आर है, और ये आपका आर है, तो आर स्क्वायर बन गया। तो एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इनफाइनाइट जीपी का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, ए अपॉन 1 - आर। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, 5/36। तो 5/36 अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस, वो क्या आएगा आपका 25/36। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 5 तो ऊपर रहेगा, अपॉन में 36 आ जाएगा, और ऊपर 36 चला जाएगा आपका, अगर आप एलसीएम लेंगे तो, और ये 36 - 25 आ रहा होगा, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5/11। सो आंसर मस्ट बी 5/11। पेड क्लासेस चल रही हैं भाई, समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन का एक डीआई का सेट मैंने अपने पेड बैच में कराया था, राइट, डीआई का सेट करवाया था। तो वहां पर ये क्वेश्चन आया था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी आना चाहिए। पेड में जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक अलग लेवल है, बट यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो आपको कई बार तो ऐसे कई बार क्या दे सकता है कि भाई मानस ना आपने थर्ड अटेम्प्ट में जीत जाए, तो थर्ड अटेम्प्ट में जीत जाए, तो थर्ड अटेम्प्ट में जीतने की प्रोबेबिलिटी केवल ये आती। और अगर ये देखता कि मानस विल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मानस विल ऑलवेज विन अप टू थर्ड टर्म, तो केवल तीनों को ऐड करना पड़ता। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा। दैट मीन्स ये एक पूरा इनफाइनाइट जीपी चलेगा। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें अब दो अलग अलग चीजें हो रही हैं। अरे भैया, नहीं चल रही हैं तो वहां जाके पूछो जिसकी क्लास नहीं हो रही है। मेरे से पूछने का कोई फायदा थोड़ी है भाई। कौन क्लास नहीं ले रहा है उससे पूछो। जैसे अगर सचिन सर क्लास नहीं ले रहे हैं तो सचिन सर को मैसेज करो, टेलीग्राम में आप सभी लोग हो। और अमित सर नहीं ले रहे हैं तो अमित सर को करो। मैं तो यहाँ क्लास ले रहा हूँ, मेरे को चैलेंज देके क्या फायदा भाई, हैं। सो अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लो।
नहीं पढ़ना है तो सर से क्वेश्चन करो कि सर आपकी आज क्लास क्यों नहीं हुई है, वो रीजन बताएंगे। समझ में आ गया दिव्यांश, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला? और अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लो, आपको पेड बैचेस से भी अच्छा ही मटेरियल, कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिल जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लो कि भाई राम है, राइट, और एक लिख लो आपका श्याम है, राइट, राम और श्याम अलग अलग है। 31/61, ओके, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ध्यान से देखना। राम विंस ही गेट्स सम ऑफ 8, तो आपको जिताना किसने है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट श्याम विल विन? तो हमें जिताना है श्याम को, राइट। They throw a pair of dice alternatively. Ram wins if he get a sum of 8, and Sham gets, before Sham gets a sum of 7. Sham wins if he gets a sum of 7 before Ram gets the sum of 8. बहुत दूर है ऑफिस, ऑफिस जाने में टाइम लगता है, 1 घंटा टाइम लगता है मुझे ऑफिस जाने में। एक बार आप यहां पर देख लो, ध्यान दो इस चीज पर कि राम के जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और श्याम के जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो राम का सम 8 आना चाहिए, तो सम 8 आएगा तो या तो 6-2 से आ सकता है, या तो 5-3 से आ सकता है, या तो 4-4 से आ सकता है। तो इसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5/36, और इसके जीतने की हारने की प्रोबेबिलिटी होगी 31/36, राइट। और यहां पर अगर आप देखोगे कि 7 कितने तरीके से आ सकता है, तो 6,1 है, 5,2 है, और 4,3 है, तो 6 तरीके हैं। तो इसको 6/36 ही लिखो, और 30/36, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो आई होप इतना पार्ट समझ में आ गया। अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि गेम किसने स्टार्ट किया, राम ने स्टार्ट किया। तो राम ने दो एक पेयर फेंका, उसका 8 नहीं आएगा क्योंकि हमने जिताना है श्याम को। अब श्याम का आ जाएगा, तो यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि ये आएगा 13/36 इंटू, और इसके जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/36, राइट, पहला। अब आपने क्या कहा कि भाई राम हार जाए और श्याम भी अपने सेकंड इस वाले अटेम्प्ट में ना जीते, फिर राम भी हारे और श्याम यहां पर जीत जाए, तो फिर से एक इनफाइनाइट जीपी बनेगा, और आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म। और आपके पास ये आपके पास क्या आएगा, 31/36 इंटू, अब ये भी हार रहा है ना, तो ये भी हार रहा है, तो 30/36 इंटू, फिर आपके पास क्या जाएगा, 31/36 इंटू 6/36। तो देखो ये तो ए की वैल्यू आ गई और ये आर की वैल्यू आ गई आपके पास। तो आपके पास जो ऊपर आएगा वो 31/36 आएगा, इंटू में 36/36 आने वाला था, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो नीचे वाले पार्ट में क्या आने वाला है आपके पास, नीचे वाले जो पार्ट में आएगा वो आएगा 36/36, माइनस वाला पार्ट जो आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा 31/30। सो 31/30। तो आप सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, बड़े आराम से सॉल्व होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। हाँ, वो 31/30 होगा, जो बंसल ने बोला है एकदम सही है। तो वहां पर मैंने गलती से 36 लिखा, राइट। देखिए ये देखिए आरआरबी पीओ, जो आपका 2017 में आरआरबी पीओ हुआ था, उसका प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं वो आपको समझ में आ गया।
तो आपको कुछ नई चीज आज सीखने को मिली है, इस वाले पार्ट को आप सभी लोगों के साथ शेयर करना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने एक डीआई का सेट कराया था, उसमें आया, तो मुझे ध्यान में रहा कि चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूं, सो दैट आपको कुछ नया सीखने को मिले। सो देखिए, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 4 ग्रीन एंड 3 येलो कलर्ड बॉल्स, 2 balls are drawn after one another without replacement. Then what is the probability that at least one ball is green? एक बॉल ग्रीन आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसके बाद मैं आपको बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चन देने वाला हूं। आज आपने एक अलग लेवल के क्वेश्चन किए हैं, तो हो सकता है आज थोड़े क्वेश्चन कम हो पाए हों, राइट? कल की जो प्रोबेबिलिटी की क्लास होगी उसमें भी सारे क्वेश्चन इसी लेवल से ही करेंगे। 1/3 आ रहा है तो चेक कर लेते हैं। 1/3 आ रहा है तो आपका देखिए, टोटल मिला के आपके पास 5 रेड हैं, 4 ग्रीन हैं और 3 येलो बॉल हैं। कह रहा है कि 2 गेंद निकालें और उसकी संभावना क्या है कि कम से कम एक ग्रीन हो। तो एक पहली बॉल ग्रीन हो तो अगर दो दो इसमें दो केसेस बनने वाले हैं कि या तो दोनों की दोनों ग्रीन आए, या तो एक ग्रीन आए और एक कोई अदर बॉल आए। तो दो केसेस बनेंगे। तो देखिए, अदर बॉल कि आपके पास क्या आएगा, पहली बॉल आने के इतने तरीके हैं, और दूसरी अदर बॉल आए तो उसमें से अदर बॉल तो 8 बची हैं, और नीचे क्या आएगा, 11 प्लस। फिर आपके पास आएगा 4/12, फिर आपके पास आएगा 3/11। यही तो होगा। तो 32 12 इंटू 11 आ जाएगा, प्लस विदाउट रिप्लेसमेंट था तो ये हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 12। 12 अपॉन क्या आ जाएगा, यही 12 इंटू 11। अब आप अब आप इसको सॉल्व करिए। तो एक बार ये कैलकुलेशन करो ना, ये कितना हो गया आपके पास, ये वाला पार्ट कितना बचा, 44 अपॉन 12 इंटू 11। अब आप इसको 11 से 4 टाइम्स और ये 1/3। सो ये 1/3 वाला पार्ट। अच्छा, इससे आंसर सेम आ रहा है, 1/3। अभी क्लियर हो गया सबको? अभी क्लियर हो गया ना? सो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। ये आईबीपीएस आरआरबीपीओ मेन का क्वेश्चन है 2017। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, राइट? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप करना, ठीक है? ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये भी आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन भी एक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? सो ये बाकी डीआई का बैच है, ये आप खरीद सकते हैं। प्री टू मेंस एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ को टारगेट करते हुए है। इसमें ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। इसमें एलआरडीआई बेस्ड एसबीआई पीओ मेंस का कैट बेस्ड भी आएगा, ठीक है? सो आप यहाँ से ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। कॉस्टिंग कहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी चीजें गिवन है। सो आप ये वीडियो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है? सो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।